अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ओके, हम पीएचपी कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीएचपी कॉन्स्टेंट्स। ठीक हो गया। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आपने डिफरेंट दूसरी लैंग्वेजेस में भी देखा होगा। सो कॉन्स्टेंट बेसिकली हमारे पास वही वेरिएबल्स ही होते हैं जिनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन के नाम से, ठीक है, और इसे मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसको इको, और इको हम क्या करवा रहे हैं, डॉलर कॉन को, ठीक है। और मैं इको BRB यहाँ पे करवा रहा हूँ। सेव करते हैं और हम इसे रीलोड करते हैं तो देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ओके, अब अगर मैं डॉलर कॉन की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कॉन, ठीक है, और वो बराबर है जी, लेट्स से हेलो यूनिवर्स, ठीक है, हेलो यूनिवर्स, और इसको मैं अब इको करवाता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, हेलो यूनिवर्स। ऐसे ही है। सो पहली बार जो इको हुआ वो हेलो वर्ल्ड ही हुआ, और दूसरी बार जो इको हुआ वो हेलो यूनिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करने लगोगे, जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ आप चेंज भी आप करवाओगे, या ये आपके उस पर डिपेंड करता है, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। सोच लेते हैं कि मेरे पास कोई एक चीज़ है जो मैं चेंज नहीं कराना चाहता, जैसे कि मेरे पास है जी मेरी वेबसाइट का बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल से मुराद क्या है, यानी कि इस वक्त अगर मैं इसका होम पे क्लिक करूं, बेस यूआरएल से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं कि अगर मैं एक एंकर टैग बनाऊं होम का, होम, ठीक है, मैं यहाँ पे एक HR का टैग भी दे देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल दूँ ओनली /। सो बेसिकली // हम इसलिए डालते हैं ताकि वो बताता है कि भाई बिल्कुल जो होम URL है ना, जो आपकी वेबसाइट है उस पे चले जाओ। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये बेसिकली मेरे पास होम आ गया। और जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मैं इस वक्त लोकल होस्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। सोच लेते हैं मेरी जो वेबसाइट है वो एग्जैक्टली मतलब www जो भी whatever.com पे नहीं पड़ी, ठीक है, बल्कि उसके किसी एक सब फोल्डर के अंदर पड़ी है। जैसे कि आपका वर्डप्रेस के अंदर WP एडमिन का एक अलग से फोल्डर होता है, और वो उसके अंदर एक पूरी कंप्लीट वेब होती है जो कि आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, CMS जिसे हम बोलते हैं। तो एक पूरा अलग प्लेटफॉर्म है, तो वो एक सब फोल्डर है। और इस वक्त जो मैं सब फोल्डर यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास ये है, और मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+V। देखो HTTP लोकल होस्ट PHP वेरिएबल्स का मेरा बेसिकली ये मेरा बेस URL बनेगा, ये मेरी वेबसाइट का मेन फोल्डर बनेगा। सेव करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं HREF में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं PHP, और हम कर देते हैं इको डॉलर बेस URL। ठीक हो गया, सही है ना? ऐसे ही है। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं वेरिएबल्स के फोल्डर में चला गया हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स की फ़ाइल कोई मौजूद नहीं है, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, बैक करते हैं। प्रोग्राम मेरा जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें कहीं पे भी जाके गलती से मुझे नहीं पता चला कि बेस URL के नाम से पहले से एक वेरिएबल मौजूद है और मैं उसकी वैल्यू चेंज कर बैठता हूँ, यानी कि मैं कर बैठता हूँ जी XYZ समथिंग, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम इसलिए हाँ ये डाल देते हैं, सेव रीलोड करते हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। बट ये देखो, जैसे ही मैं इस होम पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि बेसिकली आप जो जानना चाह रहे हो वो है लोकल होस्ट PHP वेरिएबल्स के अंदर एक XYZ के नाम से कोई फाइल है या फोल्डर है, आप वहाँ जाना चाह रहे हो। बट मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा था, मेरा तो होम वो वेरिएबल्स का फोल्डर होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे एक कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट
इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप अपने URL से पहले वेरिएबल से पहले आप लिखोगे कॉन्स्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, PHP में रूल है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उससे पहले एक $साइन लगाओगे, लेकिन जब आप कांस्टेंट बनाने लगोगे तो आपको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। $साइन, वेरिएबल में $साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेव कर देते हैं। अच्छा, और मैं रीलोड कर लेता हूँ तो देखो मेरा अभी भी वो, रीलोड करते हैं, हाँ। और ऑफ कोर्स मुझे इको भी बेस URL ही करना पड़ेगा। सेव करते हैं, अच्छा रीलोड करते हैं तो देखो ये देखो, अब मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैं वेरिएबल्स के फोल्डर में चला गया हूँ। ये जो बेस URL है ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक आम वेरिएबल है जैसे कि आप लेते हो। लेकिन सोच लेते हैं कि अगर मैं जो बेस URL कांस्टेंट मैंने जो ऊपर बनाया था, मैं इसको एक नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं तो देखो उसने मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी ब्लॉक कर दी है। जो वेब पेज मेरा पूरा है वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया और उसने मुझे एक एरर दे दी है। सो ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए भी है। हो सकता है कि किसी हैकर ने कोई एक फ़ाइल आपके वेब के अंदर इंजेक्ट कर दी है, या कोई कमांड जो है वो इंजेक्ट कर दी है इनपुट के थ्रू, तो वो हो सकता है वेरिएबल को चेंज करना चाह रहा है और उसे अपने किसी सर्वर पे लेके जाना चाह रहा है, या कोई अपना कोड रन करवाना चाह रहा है, तो जो आपका कांस्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हो तो जो कि जिसमें ये जो वेरिएबल है, ये जो ख़ास वेरिएबल आपने बनाया है, इसमें चेंजिंग की वजह से मसले आ सकते हैं और आपको पता है अपनी कभी चेंज नहीं करना, तो आप उसे कॉन्सेंट्रेट दो ताकि आपकी तरफ से भी कोई गलती ना हो, ठीक है। अब जब मैं ये सेकंड वाली चीज़ स्टॉप करूँगा तो ही वो वेबसाइट रन होगी, और देखो इस वक्त वो वेरिएबल पे ही जा रहा है। डन। सो एक तरीका ये है आपका वेरिएबल क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है, यानी कि हम एक डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है जी डेवलपर, ठीक है। मैं एक डेवलपर का वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो दूसरा तरीका जो आप देखोगे वो है डिफ़ाइन, ठीक है। आप लिखोगे डिफ़ाइन, आई थिंक ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब डिफ़ाइन में आपने देने हैं दो चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने देना है कि भाई आपका जो बेसिकली जैसे यहाँ पे बेस URL दिया हुआ है, वेरिएबल का नाम क्या होगा, कांस्टेंट का नाम क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपर, ठीक है, डेव लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करोगे, यानी कि मैं लिख देता हूँ अब्दुल, ओके हो गया, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इस लाइन के थ्रू हमने एक कांस्टेंट क्रिएट कर लिया, जो कि इस डेवलपर का। हम यहाँ पे जाके देखते हैं, इसे BR का टैग दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पावर्ड बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा PHP का कोड अपना, और मैं यहाँ लिखूँगा इको, और हमारा डेव के नाम से वो वेरिएबल कांस्टेंट मौजूद है। तो देखो पावर्ड बाय अब्दुल लिखा हुआ आ गया। सो ये दोनों तरीके सेम आपका कांस्टेंट ही बना रहे हैं और इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और देखो जैसे हो सकता है आपने कोई टेम्पलेट बनाई हो या आपने कोई वेबसाइट बनाई हो और आप नहीं चाहते कि हर बंदा जाके ना वो नीचे से जाके सिर्फ अपना नाम लिख ले आपके नाम की जगह, तो आप उसे कांस्टेंट बना लो। बट ऑफ कोर्स जब उसने चेंज करना ही होगा तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात है, ये जो डिफ़ाइन आपका है ये आपको वर्डप्रेस की बहुत सारी फ़ाइलों में भी आपको मिलेगा, यही सेम टू सेम डिफ़ाइन। तो वो तो मैंने कहा ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमारे पास कांस्टेंट के अलावा क्या चीज़ होती है। हमारे पास ना फंक्शन में एक चीज़ रह गई थी, वो है, बल्कि पहले मैं आपको मैजिक कांस्टेंट्स करवा लूँ। मैजिक कांस्टेंट्स, अच्छा मैजिक कांस्टेंट्स क्या हैं, मैजिक कांस्टेंट क्या है। मैजिक कांस्टेंट बेसिकली ना आपकी
PHP के अंदर आपके पास ना कुछ पहले से वो उन्होंने बना के रखे हुए हैं जिन्हें आप बाद में यूज़ कर सकते हो, और वो बेसिकली आपको आपकी फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हाँ ठीक है। कैसे, यानी कि मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इको, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम क्या है जिस फाइल पे मैं बैठा हूँ। तो मैं लिखूँगा फाइल, ठीक है, और फाइल से पहले और बाद में मैं 2 बार अंडरस्कोर दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा मेरी फाइल का नाम क्या है। हम एक यहाँ पे BR भी दे देते हैं, हमें यहाँ पे BR देना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो देखो ये मुझे उस फाइल का नाम बता देगा। ये हमारा बाद में बहुत काम आता है, क्योंकि PHP जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स एक्सटर्नल बनाते हो, एक अलग से फाइल बनाते हो और फिर बाद में उन्हें मर्ज करवाते हो अपनी HTML के साथ, लिंक करवाते हो, सोर्स करवाते हो। तो उसी तरह PHP में भी आप अपनी पूरी वेबसाइट का डायनामिक जो है वो मल्टीपल फाइल्स में रख सकते हो और फिर बाद में उसे मंगवा सकते हो। और जब आप उन्हें अपने पास एक ही फाइल के अंदर मंगवाते हो, तो ये जो अंडरस्कोर फाइल है ना, इससे आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली जो ये कोड है, एक ख़ास कोड, वो कौन सी फाइल से उठ कर आया। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इको अंडरस्कोर dir, ठीक है, डबल अंडरस्कोर दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस BR भी दे देते हैं। ठीक है, सेव रीलोड। सो ये हमें डायरेक्टरी दे रहा है, dir हमें डायरेक्टरी देता है कि किस फोल्डर में वो फाइल पड़ी है, और ये जो फाइल है वो हमें फ़ाइल का नाम भी बता देता है डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, ये अभी शायद आपको इतना वो फील ना हो, बट ये हमारा बहुत हेल्प करता है। उसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि बता देता है कि आप इस वक्त फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LINE लाइन, तो वो हमें बता देगा कि लाइन नंबर कौन सी है। ठीक है, ये देखो लाइन नंबर 35 है, तो मुझे उस फाइल की लाइन नंबर भी बता देगा। ये आपकी डीबगिंग के लिए बहुत काम आएगी कि अगर आप खुद जो है ना खुद से डीबगिंग करना चाह रहे हो कि मैंने कौन सी लाइन नंबर पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो यहाँ इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हो। या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन, तो इस वक्त हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फंक्शन। ठीक है, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास इसको अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर लिखूँगा तो वो मुझे फंक्शन का नाम बता देगा। उसी तरह क्लास वगैरह हमारे पास डिफरेंट हैं पड़े। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें। अगर मैं सोच लेते हैं यहाँ पे फाइल एस कर देता हूँ, ठीक है, गलती से मैंने गलत लिख दिया, तो देख रहे हो यहाँ पे ये जो लाइन नंबर लिखा हुआ आ जाता है, ये लाइन नंबर 31, ये बेसिकली इस इको से आ रहा होता है। और ये देख रहे हो ये वाली चीज़ कि भाई इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 31, तो इस फाइल के अंदर, तो ये वो बेसिकली हमारे इस इको से आ रहा होता है, डबल अंडरस्कोर फाइल डबल अंडरस्कोर। सो ये हमारे पास मैजिक कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक और चीज़ करवाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फंक्शन में चीज़ें रह गई थी, यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ फंक। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और मैं ना इस फंक्शन को सिर्फ कह रहा हूँ कि तुमने करवाना है इको, और इको किसको करवाना है, मैं कह देता हूँ $कौन को तुमने इको करवाना है। ओके, ऐसे ही है ना। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। अभी तक हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक हो गया, इसे हम HR कर देते हैं, सेव रीलोड।
अच्छा, फंक्शन को हम कॉल करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो फंक्शन को कॉल करवाने का क्या तरीका था, हम लिखते हैं फंक, जो भी फंक्शन का नाम है, ठीक है, और ब्रैकेट के हम आर्गुमेंट्स देंगे, बट आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे कोई भी नहीं दिए, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो जैसे मैंने ये किया, उसने कहा अनडिफाइंड वेरिएबल, कौन सा, जो कौन है वो अनडिफाइंड है। भाई कैसे अनडिफाइंड है, भाई मैंने ऊपर दिया तो है। तो जो ये जो वेरिएबल है ना, ये आपका फंक्शन के अंदर क्रिएट नहीं हुआ, और फंक्शन बेसिकली ब्लॉक है, और इसके अंदर जो चीज़ है वो उसके अंदर ही रहेगी। अगर आपने इस चीज़ के फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू लेके जानी है तो आप आर्गुमेंट के थ्रू लेके जाओगे, और अगर कोई चीज़ बाहर लेकर आनी है तो आप उसे रिटर्न के थ्रू रिटर्न करवाओगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो मेरा वेरिएबल जो बाहर लिखा हुआ है $con के नाम से या बेस URL के नाम से, तो उसे मैं कैसे यूज़ कराऊँ। तो उसे यूज़ कराने का तरीका ये है कि मैं फंक्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा ग्लोबल, ठीक है, सॉरी ये एक और तरीका है, हम यहाँ पर भी आते हैं, ग्लोबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि $con ग्लोबल है, ओके। और तुमने इसकी जो वैल्यू लेनी है वो तुमने लेनी है बाहर से, ठीक है, कि जो बाहर वो डिक्लेयर हुआ है, फंक्शन से बाहर वो डिक्लेयर हुआ है, और तुमने उसकी वैल्यू बाहर से लेकर आनी है। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, और देखो मेरे पास हेलो यूनिवर्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। सो ये बड़ा ही मज़ेदार तरीका होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है ख़ास जो कि आपने बाहर क्रिएट किया हुआ है और उसे आप बाद में चेंज भी करना चाहते हो, तो वो आपका इस तरह चेंज भी कर देगा। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे डॉलर, मैं सोच लेता हूँ मैं एक आई के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 0 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं $con के साथ यहाँ पे $i थिंक इसी तरह लिखते थे, फिर भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे $i में लिख लेता हूँ, सेव, रीलोड करते हैं, तो देखो यूनिवर्स 0 आ गई, ओके। बट अगर मैं कहूँ कि भाई यार जो भी फंक्शन तुम बना रहे हो, ठीक है, जो कॉल हो रहा है वो जब भी एग्जीक्यूट हो तो उसमें आई के अंदर एक नंबर ऐड हो जाए, आई के अंदर एक नंबर ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $i++, ओके। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे BR का टैग भी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे BR का टैग भी दे दिया। अच्छा, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, आई को ना कौन से ऊपर ले जाते हैं, ओके, सेव किया, रीलोड किया, तो देखो हेलो यूनिवर्स आ गया, डन है। बट अगर मैं इसी फंक्शन को 2-3 बार कॉल करवाऊँ, या 4-5 बार, जितनी बार भी मैं कॉल करवाऊँ, तो देखो मेरा आई जो है वो ऐड अप हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करूँगा तो इसका मतलब है वो उसे ट्रीट ऐसे ही करेगा कि भाई ये बाहर डिक्लेयर हुआ था, अब मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसे यूज़ भी कर सकता हूँ, और जो भी इसके साथ होगा वो फंक्शन के अंदर जो कुछ होगा, इसकी वैल्यू जब आउट होगी, फंक्शन जब ख़त्म होगा, तो वो भी आउट ही रहेगी, वो मतलब वो बाहर ही रहेगी। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है जब हम बाद में इसे यूज़ करवाना चाह रहे होते हैं। तो ग्लोबल बनाने का तरीका एक ये है, और जो दूसरा तरीका है वो है आपके पास, हमारे पास सुपर ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स इन्हें बोलते हैं। सुपर ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो कि PHP में हमें पहले से दिए हुए हैं, उनमें से अभी हम जो कर रहे हैं वो उसका नाम ग्लोबल ही है, ठीक है, जो कि अभी मैंने बनाया था तो वो इस तरीके से लिखा हुआ आ गया था। अगर मैं लिखूँ $globals और यहाँ पे मैं वेरिएबल का एक नाम दे देता हूँ, सो हम कोई नाम दे देते हैं, यानी कि XYZ कोई एक नाम दे देते हैं, और उसकी एक वैल्यू रख देते हैं जी, क्या वैल्यू रखें, हम वैल्यू रख देते हैं जी क्वार्टरी, QWERTY, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है कि जब हम किसी को ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं। सेव करते हैं। अच्छा, अभी हमने इसे कॉल नहीं करवाया, तो इसे कॉल करने का तरीका क्या होगा, आप बिल्कुल यही लिखोगे, $ग्लोबल्स के सारे लेटर्स कैपिटल में आएंगे,
और वो जैसे अरे वाला फंक्शन होता है ना, वैसे आप अरे के अंदर आप एक ये इंडेक्स डिफ़ाइन करोगे और उसे एक वैल्यू असाइन कर दोगे, और यहाँ पर आते हैं और हम लिखते हैं इको, ठीक है, और डॉलर ग्लोबल्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे इको करके हम स्पेस बार भी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दे देते हैं और इससे पहले भी दे देते हैं। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं, तो देखो 0 1 2 3 4 हेलो यूनिवर्स भी लिखा हुआ आ रहा है और हमारे पास क्वार्टर भी आ रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल के अंदर ही सेव हो जाता है। तो ये एक और तरीका है कि अगर आप ब्लॉक से बाहर की चीज़ अगर आपकी बनी हुई है तो आप उसे कैसे यूज़ कराओगे। ठीक हो गया। और ये जो डॉलर ग्लोबल है ये बेसिकली हमारा ताल्लुक़ रखता है सुपर ग्लोबल्स, कांस्टेंट कह लें या वेरिएबल्स कह लें, सुपर कांस्टेंट्स इन्हें हम बुलाते हैं पीएचपी के अंदर। और इसमें हमारे पास और हैं जिनमें डॉलर रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, गेट है, कुकीज़ हैं जिसके थ्रू कुकीज़ और सेशन के थ्रू हम जो है क्लाइंट एंड पे अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो हम कैसे करवाएंगे। और डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट और डॉलर फाइल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जिनके थ्रू हम यूज़र की फॉर्म जो वो फिल करेगा वो हम सर्वर तक कैसे पहुंचाएंगे और फिर वो उन्हें रीड कैसे करेंगे, तो वो हम उसके थ्रू करेंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।